Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for BA 5th semester Political Science session 2020-21. Today we will discuss on the topic part and function of government. There are three part of government: legislature, executive एंड जुडिशरी। अर्थात सरकार के तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों में से विधानपालिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पुराने ज़माने में कानून बनाए नहीं जाते थे बल्कि ढूंढे जाते थे। उन्हें लोक नियम कहा जाता था। वे समाज में प्रचलित प्रथाओं पर आधारित होते थे। इन नियमों को खोज निकालना सरकारी तथा धार्मिक सत्ता का काम था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोक नियमों का महत्व भी कम होता गया और कानून व शांति स्थापित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए अध्यादेश प्रचलन में आए। पर वे अध्यादेश इतने स्थायी नहीं होते थे जितने लोक नियम। उनका क्षेत्र भी व्यापक नहीं था। कुछ समय और बीतने के बाद कानून जागीरदारों और जमींदारों की सभाओं द्वारा बनाए जाने लगे। लेकिन ये सभाएं भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और दुनिया में कानून बनाने के लिए विधानपालिका के रूप में संसद की स्थापना हुई। और संसद की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को विश्व में सभी संसदों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा ने पहल संसद का कानून बनाने के लिए नहीं बुलाई थी। राजा को अपनी नीतियां लागू करने के लिए जितने धन की जरूरत थी उसकी मंजूरी पाने के लिए संसद बुलाई गई। उस समय संसद की सदस्यता कोई गौरव और प्रभाव की बात नहीं थी जिसकी लोग लालसा करते, बल्कि वह एक भारी जिम्मेदारी समझी जाती थी जिससे लोग बचना चाहते थे। पर शीघ्र ही संसद के सदस्यों ने अनुभव किया कि धन की मंजूरी देने के पहले वे अपनी शिकायतें दूर करने पर जोर दे सकते हैं। विदेशी युद्धों और घरेलू कठिनाइयों में फंसे हुए राजा को शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहीं से विधायिका द्वारा कानून बनाने का लंबा इतिहास आरंभ होता है। राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही विधायिका के संगठन के प्रश्न पर बहुत विचार हुआ। आजकल अधिकांश देशों में विधानपालिका के 2 सदन होते हैं। प्रांतों में भी विधानपालिका के 2 सदन होते हैं। जब विधानपालिका का एक ही सदन हो उसे एक सदनीय विधानपालिका कहा जाता है। यह सदन प्राय प्रतिनिधि सदन होता है। लोकतांत्रिक देशों में इस सदन के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मताधिकार के लिए कुछ निश्चित आयु निर्धारित की जाती है। चीन, पुर्तगाल, यूगोस्लाविया, यूनान आदि देशों में एक सदनीय विधानपालिका है। जो दूसरा प्रकार है विधानपालिका का उसे द्विसदनीय विधानपालिका कहा जाता है। जब विधानपालिका के 2 सदन हो तो उसे द्विसदनीय विधानपालिका कहा जाता है। एक सदन को ऊपरी सदन और दूसरे सदन को निचला सदन कहा जाता है। ऊपरी सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि निचले सदन के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में विधानपालिका के 2 सदन हैं। भारत में लोकसभा निचला सदन है जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन है। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन निचला सदन है और सीनेट ऊपरी सदन है। ब्रिटेन की
पार्लियामेंट के भी दो सदन हैं, एक लॉर्ड सदन जो कि ऊपरी सदन है, कॉमन सदन जो कि निम्न सदन है। लॉर्ड सदन के सदस्य अधिकांश पैतृक आधार पर चुने जाते हैं। कनाडा की सीनेट में 102 सदस्य होते हैं। वे मंत्रिमंडल की सलाह पर गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रतिनिधित्व प्रांतों के आधार पर न होकर मोटे तौर पर जनसंख्या के आधार पर होता है। फ्रांस का ऊपरी सदन सीनेट अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। यह गणतंत्र के प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांस से बाहर रहने वाले फ्रांसीसियों के प्रतिनिधि भी इसमें होते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि दूसरे सदन का गठन करने का तरीका अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार दुनिया के देश अपनी विधानपालिका का गठन करके अपनी कानून व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर अर्थात विधानपालिका की कार्य। विधानपालिका मुख्यतः से इस प्रकार के कार्य अपनी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर करती है, जिसमें पहला कार्य है टू मेक लॉ, कानून बनाना। विधानपालिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना इसका मुख्य कार्य है। जिस कानून की आवश्यकता नहीं होती उसे समाप्त कर दिया जाता है। कानून बनाने में निचले सदन को ऊपरी सदन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जब प्रथम सदन बिल को पास कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन विधेयक को पास भी कर सकता है और रोक भी सकता है। भारत में राज्यसभा दूसरा सदन है। राज्यसभा साधारण बिल को अपने पास 6 मास तक रोक सकता है। न्यायपालिका का दूसरा कार्य है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है। भारत की संसद ने संविधान में अब तक लगभग 93 संशोधन किए हैं। स्विट्जरलैंड में वहाँ के विधानमंडल द्वारा पारित किए गए संशोधन बिलों को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा लोगों की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही संवैधानिक संशोधन लागू किया जाता है। अमेरिका में भी संविधान वहाँ की विधानपालिका द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान समय तक अमेरिका के संविधान में 27 संशोधन हुए हैं। तीसरा विधानपालिका का जो कार्य है वह है कंट्रोल ओवर फाइनेंस। देश के धन पर जनता का नियंत्रण होता है और जनता के प्रतिनिधि विधानपालिका में उपस्थित होते हैं। विधानपालिका का ही नियंत्रण धन पर होता है। देश का वार्षिक बजट पास करना, नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स समाप्त करना, धन विधेयक पास करना सब विधानपालिका का ही काम है। आमतौर पर धन बिल विधानपालिका के निचले सदन में पेश किया जाता है। भारत में धन बिल लोकसभा द्वारा पेश किया जाता है और राज्यसभा जो ऊपरी सदन है धन बिल को केवल 14 दिन ही रोक सकती है। अगला जो विधानपालिका का कार्य है वह है जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य। विधानपालिका कुछ न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद द्वारा महादोष का प्रस्ताव पास करके विधानपालिका उनको उनके पद से अपदस्थ करने के लिए फैसला ले सकती है। इस प्रकार इंग्लैंड की संसद का लॉर्ड सदन भी अपील सुनने का एक सर्वोच्च न्यायालय है। विधानपालिका का अगला नेक्स्ट जो काम है वह कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक राज्य में विधानपालिका सरकार पर पूरा नियंत्रण बनाए रखती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीति और कार्यक्रमों के लिए संसद के निचली सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानपालिका अधिवेशन के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, वाद विवाद कर सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है,
और निंदा प्रस्ताव और अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है। तो ये थे कुछ मुख्य कार्य हमारी विधान पालिका के, जिनके तहत विधान पालिका एक राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की, जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। उसके प्रकारों पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर कार्यपालिकों के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य सरकार की इच्छाओं को वास्तविक रूप देना है। कार्यपालिका में वे सब कर्मचारी और संस्थाएं आ जाती हैं जिनका कार्य कानून के अंतर्गत राज्य की इच्छा को लागू करना है। इसी पर प्रकाश डालते हुए गिलक्राइस्ट ने कहा कि कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून द्वारा प्रकट की गई लोगों की इच्छा को लागू करती है। गैटेल ने अपने विचार देते हुए कहा कि विशाल रूप में कार्यपालिका में वैधानिक एवं न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी आ जाते हैं। इसमें सरकार की वे समस्त संस्थाएं शामिल हैं जो कानून द्वारा प्रकट की गई राज्य की इच्छा को लागू करने से संबंधित हैं। यदि कार्यपालिका का विशाल एवं व्यापक अर्थ लिया जाए तो इसमें देश का कार्यकारी मुखिया, उसकी कार्यकारी परिषद अथवा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल तथा सभी स्तरों पर असैनिक कार्यकारी अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल होते हैं। यदि कार्यपालिका का अर्थ सीमित रूप में लिया जाए तो इसमें देश का कार्यकारी मुखिया, उसकी मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल शामिल होता है। अन्य शब्दों में कार्यपालिका के सीमित अर्थों के अनुसार इसमें असैनिक अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल होते हैं। और विश्व में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कार्यपालिकाओं का वर्णन अब हम करेंगे। विश्व में जो प्रचलित कार्यपालिका हैं उनमें सबसे पहले जो टाइप है कार्यपालिका का है वो है वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका। कार्यपालिका के विधानमंडल के साथ संबंधों के आधार पर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। वास्तविक कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसी कार्यपालिका से है जिसको संविधान द्वारा समस्त कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और संविधान के अनुसार वह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करते हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार समस्त कार्यकारी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं, वही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होती है। उसको संविधान द्वारा सभी प्रकार की शक्तियां सौंपी गई है, परंतु वह इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी सम्राट या सम्राज्ञी नाममात्र की कार्यपालिका है। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप की कार्यपालिका है वो है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध है और कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है तो वह संसदीय कार्यपालिका है। और यदि कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं है, कार्यपालिका अपनी नीतियों और प्रोग्राम के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो इसे हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। वहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रपति न तो भाग लेता है और न ही वहाँ कांग्रेस का वह सदस्य है। रूस, फ्रांस, श्रीलंका, कनाडा आदि देशों में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका में विधानपालिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है।
विधानमंडल संसद कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके निश्चित समय से पूर्व उसे हटा सकती है। उदाहरण स्वरूप 17 अप्रैल 1999 को भारत की संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा दिया था। इंग्लैंड, स्वीडन, भारत, हॉलैंड, नॉर्वे आदि देशों में संसदीय कार्यपालिका है। जो तीसरा टाइप है कार्यपालिका का वो है सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव, एकल और बहुल कार्यपालिका। यदि कार्यकारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को सौंपी जाएं तो वह एकल कार्यपालिका होती है। जैसे भारत में सभी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, भारत में एकल कार्यपालिका है। इसी प्रकार इंग्लैंड में सम्राट को, कनाडा में गवर्नर जनरल को समस्त कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। इसके विपरीत यदि कार्यपालिका शक्तियां किसी एक व्यक्ति की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों के समूह या कमेटी को सौंप दी जाए तो वह कार्यपालिका का स्वरूप बहुल होगा। स्विट्जरलैंड में कार्यकारी शक्तियां 7 सदस्यीय संघीय परिषद को सौंपी गई हैं। शक्तियों का प्रयोग भी संघ परिषद के नाम पर किया जाता है। बहुल कार्यपालिका ऐसे देशों में सफल हो सकती है जहां लोगों के राजनीतिक विचारों में काफ़ी अंतर है तथा जहां शासन का संचालन दलीय राजनीति के आधार पर किया जाता है। स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली इसलिए सफल है क्योंकि वहाँ राजनीतिक दलों का इतना अधिक प्रभाव नहीं है। संघीय परिषद में भिन्न भिन्न दलों के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट टाइप है कार्यपालिका का वो है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कार्यकारी शक्तियाँ किस आधार पर दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति को शक्ति पैतृक आधार पर दी गई है तो वह पैतृक कार्यपालिका है। राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता है तो वह पैतृक कार्यपालिका है। इंग्लैंड, हॉलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, नेपाल आदि देशों में पैतृक कार्यपालिका है। इसके विपरीत यदि कार्यपालिका शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित शक्ति व्यक्ति या संस्था को सौंप दी जाए तो वह कार्यपालिका का निर्वाचित रूप होगा। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, चिली आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिका पाई जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है कार्यपालिका का वो है नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, मनोनीत कार्यपालिका। मनोनीत कार्यपालिका का अर्थ है जिस देश के मुखिया को किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत अथवा नियुक्त किया जाए। इस प्रकार की कार्यपालिका प्राय साम्राज्यीय देशों की बस्तियों में मौजूद होती है। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो भारत में गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट अथवा रानी द्वारा की जाती थी। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरलों की नियुक्ति भी ब्रिटिश सम्राट अथवा रानी द्वारा की जाती थी। कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार के कानूनों आदेशों को कार्यपालिका ही लागू करती है। कार्यपालिका के कार्य सभी देशों में एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि इन कार्यों का स्वरूप किसी देश की सरकार के ऊपर निर्भर करता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका के कार्य अध्यक्षात्मक सरकार की कार्यपालिका के कार्यों से भिन्न होते हैं। कार्यपालिका का रूप चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्यपालिका प्राय सभी देशों में एक जैसे ही करती है। तो कार्यपालिका के प्रकारों के बाद अब हम बात करेंगे कार्यपालिका के कार्यों की। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एक कार्यपालिका एक व्यवस्था के अंदर क्या क्या कार्य करती है, जिसमें पहला कार्य है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स अर्थात प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और शांति बनाए रखना है। प्रत्येक विभाग का एक राजनीतिक मुखिया होता है जिसे मंत्री कहते हैं। कानूनों को, सरकार की नीतियों को लागू करने का उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारियों का होता है। राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति
भर्ती एक लोक सेवा आयोग द्वारा करते हैं। इस लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार की नीतियों को सही ढंग से लागू करने का काम कर्मचारियों द्वारा होता है। यदि कर्मचारी ईमानदारी से सरकार की नीतियों को लागू करेंगे तो प्रशासन सुचारू रूप से काम करेगा। नेक्स्ट, अगला जो कार्य है कार्यपालिका का वो है ग्रांटिंग अवार्ड्स, पुरस्कार का प्रदान करना। कई देशों में लोगों को पुरस्कार व उपाधियां देने की शक्ति मुख्य कार्यपालिका को दी गई है। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड की महारानी, भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी पुरस्कार प्रदान करने की शक्ति दी गई है जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, स्पोर्ट्स आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार भी राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है कार्यपालिका का वो है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां करने के संबंध में कार्यपालिका की शक्ति, जिससे अभिप्राय है कि प्रत्येक देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट के सदस्य, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत, संघीय न्यायालय के जज तथा अनेक प्रकार की प्रशासकीय नियुक्तियां करता है। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति जो एक मुख्य कार्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट जो कार्य है कार्यपालिका का वो है जुडिशियल फंक्शन, न्याय संबंधी कार्य, जिससे अभिप्राय है कि न्याय करना न्यायपालिका का कर्तव्य होता है। मगर कुछ कार्य कार्यपालिका को सौंपे गए हैं जो न्याय से संबंधित होते हैं। कुछ देशों में कार्यपालिका के प्रधान को दोषियों को दंड क्षमा करने, कम करने या समाप्त करने का अधिकार दिया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को किसी भी दोषी की सजा माफ़ करने, दंड को स्थगित करने या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति दी गई है। इंग्लैंड के सम्राट और अमेरिका के राष्ट्रपति भी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा का करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट जो कार्य है कार्यपालिका का वो है मिलिट्री फंक्शन, अर्थात सैनिक कार्य। कुछ देशों में कार्यपालिका के पास सैनिक शक्तियां भी हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। देश की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए एक युद्ध विभाग की स्थापना की जाती है। सैनिक प्रबंध और युद्ध संचालन कार्यपालिका के मुख्य कार्यों में से एक है। कार्यपालिका द्वारा ही युद्ध और शांति की घोषणा की जाती है। कुछ ऐसे देशों में भी जिनमें युद्ध और शांति की घोषणा की स्वीकृति विधानमंडल से लेनी पड़ती है। कार्यपालिका का मुखिया संकट के समय देश में सैनिक कानून लागू करने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त कई देशों में संकट का सामना करने के लिए कार्यपालिका का प्रधान आपातकालीन की स्थिति की घोषणा कर सकता है। जैसे कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। जून 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ के खतरे की आहट सुनकर बचने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये थे कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका इन कार्यों के माध्यम से अपनी भूमिका एक व्यवस्था के अंदर निभाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सरकार के अगले अंग जिसका मुख्य कार्य का वर्णन अब हम अपने करेंगे। सरकार का नेक्स्ट अगला अंग जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। न्यायपालिका
के महत्व को प्रकट करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसके न्याय प्रबंध से बढ़िया कोई अन्य कसौटी नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान रॉले ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक ऐसी न्यायपालिका का विभाग होना आवश्यक है जो अधिकारों का निर्णय कर सके, अपराधियों को दंड दे सके, न्याय का शासन स्थापित कर सके और मासूम व्यक्तियों को अन्याय से बचा सके। कानून का शासन स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करती है। और अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के कार्यों की, जिनके माध्यम से न्यायपालिका एक स्वतंत्र भूमिका एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर निभाती है। फंक्शन ऑफ जुडिशरी में सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले जो कार्य है न्यायपालिका का, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स अर्थात विवादों का निर्णय करना। न्यायपालिका व्यक्तियों के परस्पर और सरकार के साथ विवादों का निर्णय करने का मुख्य कार्य करती है। कई बार कुछ समाज विरोधी लोग कानूनों का उल्लंघन करके मासूम लोगों को कष्ट देते हैं। इसी प्रकार कई बार सरकार का कोई अंग अपनी शक्तियों की सीमा को लांघकर नागरिकों पर अत्याचार करता है। नागरिकों को ऐसी दुर्दशा से सुरक्षित रखना न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है। न्यायपालिका का कार्य विवादों का निर्णय और उन कानूनों के अनुसार करना है जिनका निर्माण राज्य की विधानपालिका करती है। नेक्स्ट अगला जो कार्य है न्यायपालिका का वो है एडवाइजरी फंक्शन अर्थात परामर्श संबंधी कार्य। विधानपालिका और कार्यपालिका किसी भी समस्या पर जजों से सलाह ले सकती है। भारत में राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी राय मांग सकता है। जैसे बाबरी मस्जिद पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर था या मस्जिद, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह देने से मना कर दिया था। वैसे भारत के राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। कनाडा का गवर्नर जनरल भी वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय से किसी वैधानिक विषय पर परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट जो न्यायपालिका का कार्य है वो है संविधान का रक्षक। न्यायपालिका संविधान की रक्षक भी है। यदि विधानपालिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है या आदेश जारी करती है जो संविधान की अवहेलना करता है, तो न्यायपालिका उनकी संवैधानिकता की परख करके असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका केवल उन्हीं कानूनों या आदेशों को अवैध घोषित करती है जिनको न्यायपालिका के सामने चुनौती दी जाती है। नेक्स्ट अगला जो कार्य है न्यायपालिका का वो है संविधान की व्याख्या करना। संविधान के व्याख्याकार के रूप में भी न्यायपालिका का अधिक महत्व है। जब संविधान की किसी धारा के बारे में शंका हो या स्पष्टता न हो तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया जाता है। संविधान की जो भी व्याख्या न्यायपालिका देती है वह अंतिम होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आत्मा की व्याख्या की थी और उस व्याख्या को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट जो कार्य है न्यायपालिका का वो है जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन का जो अधिकार है वह उसे कार्यपालिका अथवा विधानपालिका के अतिक्रमणों से संविधान की रक्षा करने का अवसर देता है। इस व्यवस्था में प्रशंसनीय ढंग से कार्य हुआ। यद्यपि ऐसे भी अवसर आए हैं जब न्यायाधीशों को द्वेष या पक्षपात की भावनाओं ने संविधान की रक्षा के नाम पर महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों को रद्द करने में काफ़ी योग दिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कर्मचारी दायित्व अधिनियम
श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम और न्यूनतम वेतन बाल श्रमिक निरोधक अधिनियम आदि वहाँ की संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद भी एक न एक बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुके हैं। यद्यपि आज ये अधिनियम देश के कानून बन चुके हैं, तो न्यायपालिका के महत्व और कार्यों के बारे में इतना कहना पर्याप्त है कि कानून के शासन को स्थिर रखने में, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में, नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने में केवल न्यायपालिका ही प्रभावशाली तथा उपयोगी साधन सिद्ध होती है। न्यायपालिका ही किसी सरकार की श्रेष्ठता जांचने का एक पक्का पैमाना है। तो इस प्रकार आज हमने सरकार के तीनों अंगों का अर्थ और उनके कार्यों का वर्णन अपने इस लेक्चर में किया है, जो सरकार के तीनों अंगों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने में सहायक है। अब इस विषय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी में सहायक होंगे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बनता है डिस्कस द मीनिंग ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, अर्थात द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सेकंड बनता है डिस्कस द मीनिंग ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थर्ड है डिस्कस द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्याय पूर्वालोकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बनता है डिस्कस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, अर्थात विधानपालिका का अर्थ और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड है डिस्कस द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड जिसका अर्थात कार्यपालिका का अर्थ और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। थर्ड है न्यायपालिका का अर्थ और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।